नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आई स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग 23 मई की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया क्लाइम्स टू 39th पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग जो है ये 39th आई है। तो इंडिया हैज़ क्लाइम टू 39th पोजीशन। स्कोर कितना लिया है? 4.25 स्कोर गया है इंडिया का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है ये आफ्टर पेंडेमिक, जब कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था उसके बाद ये रिपोर्ट आई है, जिसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म को में इंडिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की 24th में US है सबसे आगे, जिसने 5.24 स्कोर किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड है स्पेन, थर्ड जापान है जो कि एशियन कंट्री है, चौथा जो है फ्रांस है और पांचवा ऑस्ट्रेलिया है। नीचे से लें तो बॉटम में, सबसे बॉटम में माली आता है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। माली 119 पोजीशन पे आता है। उसके बाद 118th पोजीशन पर सिएरा लियोन आता है, जो 2.9 स्कोर के साथ सबसे नीचे है इस रिपोर्ट में। हमको याद रखना है इंडिया की रैंक को, जो कि 39th है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। NTPC गेट्स ग्लोबल रिकग्निशन। तो NTPC को ग्लोबल रिकग्निशन मिला है और उसके तहत जो है टैलेंट डेवलपमेंट के लिए प्राइज़ मिला है। थर्ड रैंक इन्होंने पाई है ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में। ATD बेस्ट अवार्ड क्या है? ATD जो अवार्ड है वो बेसिकली द एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट USA ये अवार्ड प्रोवाइड करता है, और ये बेस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो है NTPC ने अकेली PSU है, ओनली PSU, जिसने ये अवार्ड 7वीं बार पाया है। पिछले 8 साल से ये 7वीं बार अवार्ड NTPC ले रही है। NTPC ने अचीव किया है इम्प्रेसिव माइलस्टोन बाय सिक्योरिंग थर्ड रैंक आई है इसकी ग्लोबली द ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में। अब दिस इज बीइंग द हाईएस्ट रैंकिंग अमंग ऑल इंडियन कंपनीज। तो रिमेनिंग जो इंडियन कंपनीज हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा रैंक है, और NTPC जो है वो ओनली PSU है टू हैव रिसीव्ड दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड 7 टाइम्स। एक ही ऐसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट उसको बोला गया है, जो कि या कंपनी बोला गया है, जो कि लगातार इसको 7 बार अवार्ड प्रदान किया गया है। द एक्कोलेड वाज एक्सेप्टेड बाई, और ये अवार्ड CGM ने, चीफ जनरल मैनेजर जो हैं स्ट्रेटजिक HR और टैलेंट मैनेजमेंट के, उन्होंने ये अवार्ड जो है ग्रहण किया है NTPC की, जिनका नाम है रचना सिंह भाल। रचना सिंह भाल ने ये अवार्ड एक सेरेमनी, जो सम्मेलन हो रहा था वहाँ पर न्यू ऑर्लियंस में USA में 21 मई 2024 को, उसमें ये अवार्ड पाया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। GDP is likely expanded 6.8% in Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 प्रिंट में हिट 7.8%। कहा गया है GDP जो है 7.8% की वृद्धि के साथ जो चौथे क्वार्टर में, अगर हम कंपेयर करें पिछला ईयर का चौथा क्वार्टर और इस साल का, तो उसके कंपेयर में 6.8% ये बढ़ी है। और अगर हम लें 2024 में, तो 24 में ये जो है प्रिडिक्ट की गई है 7.8%। स्ट्रॉन्ग मार्च क्वार्टर प्रिंट इट कुड लिफ्ट ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ग्रोथ फॉर फुल साल ईयर 7.8%। पूरे जो ईयर में है जो GDP की ग्रोथ होगी वो 7.8% दर्शाई गई है। पिछली बार ये 7.6% रही थी। असेस्ड इन द गवर्नमेंट्स फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, जो गवर्नमेंट ने पहला एडवांस एस्टीमेट दिया था, उस एस्टीमेट के तहत जो है ये फरवरी में रिलीज़ किया गया था ये एस्टीमेट, उसके तहत ये GDP का आंकड़ा दिया जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज़ आल्सो फोरकास्ट 7.8%। IMF ने भी ये इसको 7.8% 2024 में GDP को बताया है कि इतना ये ग्रो करेगी। ग्रोथ फॉर 2024, द गवर्नमेंट विल रिलीज 4th क्वार्टर growth numbers and provisional
जीडीपी डाटा फॉर, अभी जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए किया है और फोर्थ क्वार्टर के लिए किया है इस साल के, वो है वो 31 मई को ये जो है पूरी तरह से जीडीपी का डाटा जो है उसको जारी करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। रिलायंस हैज़ द नाउ साइंड, रिलायंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है नॉर्वे की नील एएसए कंपनी से इलेक्ट्रोलाइसर्स के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसर्स के लिए जो है इन्होंने रिलायंस की कंपनी ने नॉर्वे की जो कंपनी है नील एएसए, इसकी एक सब्सिडरी है, उसको साइन किया है उसके साथ में। कि किस लिए साइन किया है? इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। और ये जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है, माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए क्या है, ये क्या करता है कि ये हाइड्रोजन एनर्जी को जनरेट करने में मदद करता है। देखते हैं इस न्यूज़ को। मुकेश अंबानी जो है ये चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ये रिचेस्ट मैन है एशिया की। 67 साल की उम्र पर इनकी जो टोटल जो है फॉर्च्यून बिल्ड इज फॉर्च्यून मोस्टली ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अब जितने ही फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोलियम को ले लिया या गैस को ले लिया, सीएनजी को ले लिया, तो इसमें भी इसका योगदान जो है रिलायंस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा रहा है इसके प्रोडक्शन में। फोर्ब्स की जो पत्रिका है, फोर्ब्स पत्रिका अमेरिका की, तो वो उनको जो रियल टाइम नेटवर्थ जो उनकी बताई गई है वो 9,43,950 करोड़ बताई गई है। इस रिलायंस हैज़ नाउ साइंड एन एग्रीमेंट विद नॉर्वेज नील एएसए फॉर सोर्सिंग टेक्नोलॉजी टू मेक इलेक्ट्रोलाइजर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, जैसा कि बताया मैंने, हाइड्रोजन एनर्जी, तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए ये इलेक्ट्रोलाइजर्स को क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी और यहाँ पर एक तरह से जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको बढ़ावा प्रदान करेगी। दिस डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ बिलियनियर्स पायोर्स टुवर्ड ग्रीन एनर्जी। ये ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट। 2022 में अंबानी ने अनाउंस किया था इन्वेस्ट करने के लिए 75 बिलियन US डॉलर। बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? देखिए, 10 लाख बोलते हैं मिलियन को और 10 करोड़ बोलते हैं बिलियन को। तो यहाँ पे 750 करोड़ आ जाएगा या फिर 75 बिलियन हो गया इन रिन्यूएबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जीज़ हैं, जैसे वायु से प्राप्त एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई। तो ये सारी एनर्जी जो हैं ये सोलर से प्राप्त होती हैं। ये जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है इनको। तो ये प्लांट को जनरेट करेगी और सोलर पैनल्स जो हैं और इलेक्ट्रोलाइजर्स, उनके लिए इसने इस कंपनी से सौदा किया है, एक तरह से समझौता किया है। रिलायंस हैज़ बिल्डिंग अ ग्रीन एनर्जी बिजनेस टू सप्लाई द इक्विपमेंट इंडिया विल लीड फॉर इट्स ग्रीन एनर्जी। तो रिलायंस जो है ऐसा इक्विपमेंट बनाने जा रही है जो कि सप्लाई करेगा ग्रीन एनर्जी को, और इसमें जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक तरह से ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन को फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें क्या है कि रिलायंस ने कमिट किया है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कंपनी, अपने आप को जो है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कंपनी दिखाने के लिए 2035 तक ये टारगेट लिया है। और इसको लेकर के ये जो हाइड्रोजन से रिलेटेड जो एनर्जी है, जिसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को डेवलप करेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन है उसको एज ए फ्यूल जो है इस्तेमाल किया जाएगा भविष्य में। इंडियन गवर्नमेंट ने यही टारगेट जो है 500 गीगावाट्स का टारगेट लिया है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने के लिए 2030 तक। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? मैंने जिससे पहले बताया कि जो एनर्जी जो है जो कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है और जिससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी का मैंने एग्जांपल दिया। अभी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर हमको सोलर एनर्जी का हो रहा है। तो सोलर एनर्जी को लेकर के क्या है, अधिक से अधिक सोलर पैनल्स जो हैं जहाँ वहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं सिटीज़ में, और हाउस होल्ड्स लोग भी ले रहे हैं, जितने भी लोग बस्ती है, बस्तियों में अभी ये लिया जा रहा है, ताकि जो है इसी तरह से जो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, या जो कह सकते हैं डीजल है, केरोसिन है, या फिर
एलपीजी है, तो इससे जो है निजात पाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो कि कार्बन एमिशन को बढ़ाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। स्पेन हैज़ बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्पेन जो है 99 नंबर का मेंबर बना है, 99th मेंबर बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, गुड़गांव में है। दूसरी बात है, इसका जो है 30 नवंबर को यहाँ पर जो है इसका कहेंगे हम कि 30 नवंबर 2015, यस राइट, 30 नवंबर 2015 को जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इंडिया और फ्रांस ने मिल करके इसको जो है एक नया ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। तो अभी तक जो है इसमें 99 मेंबर हो गए हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, ये याद रखिएगा। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज़ द कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। ये किसके लिए है? डिप्लॉयमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी के लिए। तो सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण हैं या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये सोलर अलायंस किया गया, और उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कहा जाएगा कि इनिशिएटिव इसको लिया गया, एक व्यापक रूप से जो है इसको स्टार्ट किया गया। बीइंग एनर्जी एसेस, अब इसमें क्या है कि सोलर एनर्जी को जनरेट करना है, उस एनर्जी का कैसे उत्पादन को बढ़ाना है ताकि जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनमें कोयला की मात्रा ज़्यादा होती है या जो पोल्यूशन देती हैं या कहा जा सके जो पर्यावरण के संरक्षण को कम करती हैं या पर्यावरण को दूषित करती हैं, ऐसी एनर्जी को, ऐसे फ्यूल्स को रिड्यूस किया जा सके। तो इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, एक तरह से ऊर्जा की सुरक्षा, और साथ साथ में ड्राइविंग एनर्जी ट्रांजिशन इन इट्स मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, उसके लिए ये अलायंस बनाया गया था, उसमें 99th मेंबर बना है स्पेन। तो द इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड इंडियन अफ्रीका समिट। एक इंडिया अफ्रीका समिट हुई थी एंड द मीटिंग ऑफ द कंट्री मेंबर्स, इसमें 2015 में यूएस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ये हुई थी 2015 में, यूएस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उसमें जो है पेरिस में ये आयोजन किया गया था इसका, फ्रांस में, और नवंबर 2015 में। तो 30 नवंबर 2015 एग्जैक्ट डेट थी जिस दिन ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था। उसके बाद अन्य देश इसमें जुड़ते आए, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है मोर देन 120 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं इसमें, जो 120 कंट्रीज़ हैं उससे ज़्यादा, 120 कंट्री से ज़्यादा ने साइन किए हैं इसमें। दूसरा जो है मोस्ट बीइंग सनसाइन कंट्रीज विच लाई आइदर कम्प्लीटली एंड पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहा गया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने भी कंट्री हैं वो सभी ज़्यादातर जो मेंबर हैं इस सोलर अलायंस के, उन्हीं को ये बिलोंग करती है। कम्प्लीटली और पार्शली, पूरी तरह से या तो उसके अंदर आते हो या फिर पार्शली अंदर आते हो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू वर्क फॉर द इफ़िशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी। क्या करना है हमको? सोलर एनर्जी को उत्पादन के साथ साथ इफ़िशिएंट कंजम्पशन भी करना है। उसका जो है किस तरीके से उसको उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाए, और उसके प्रयोग के साथ साथ जो कि रिड्यूस कर सके हमारा डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स के लिए। जो हमारे डिपेंडेंस जो है, जो हमारी जो एक तरह से हम लोग डिपेंड हैं फॉसिल फ्यूल्स पर, मेनली जो कह सकते हैं कि जैसे कार्बन है, कार्बन रिलेटेड फ्यूल्स हैं जो कि मैंने अभी बताया, पेट्रोलियम है, गैस है, एलपीजी है, या फिर सीएनजी है। तो ये कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं, या फिर मेनली जो बोला जा सकता है वो कार्बन ही बोला जा सकता है। तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करे और साथ साथ जो है ये प्रकृति में हानि ना पहुंचाए। तो ऐसे इनिशिएटिव इसको लिया गया है कि इसको जो है ये एक तरह से डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल जो हमारा है, हमारा जो एक तरह से फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जिनको मैंने अभी बताया, इन पर जो हम डिपेंड करते हैं वो हमारा घट सके, और हमारा जो एक तरह से रुझान जो है वो ऐसे सोर्स पर जा सके जो कि सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है या फिर टाइडल एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी पर हमारा जा सके ताकि वो कार्बन कंजम्पशन को हम कम कर सकें और पर्यावरण को संरक्षित रख सकें।
डॉक्टर अजय माथुर जो हैं ये डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कहे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वियतनाम्स मिनिस्टर फॉर पब्लिक सिक्योरिटी टू लैम टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। वियतनाम के जो मिनिस्टर हैं पब्लिक सिक्योरिटी के, उन्होंने हाल ही में, जिनका नाम है लैम, टू लैम, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं ये वियतनाम के। तो वियतनाम की जो नेशनल असेंबली है उसने टू लाम को मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी से हटा करके जो है कंट्रीज़ के अगले राष्ट्रपति होंगे, ऐसा कहा गया है। अ वोट एट इट्स हेडक्वार्टर इन हनोई, हनोई में जो है ये निर्णय लिया गया इसके हेडक्वार्टर में, या कह सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर इनकी नेशनल असेंबली या संसद है। द अपॉइंटमेंट कम्स नियरली 2 months आफ्टर वियतनाम फॉर्मर प्रेसिडेंट वो वान थुंग जो है इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वियतनाम के, उन्होंने जो है 2 महीने पहले जो है इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके कारण जो है इनको क्या करना पड़ रहा है, इनको जो है ये राष्ट्रपति चुना गया है। और उनका जो इस्तीफ़ा था वो बेसिकली क्या था, उन पर करप्शन के चार्जेस आ गए थे और उनको ये भ्रष्टाचार को एक तरह से बढ़ावा देते थे, और भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ये जल्द ही 18 मंथ हुए हैं, लगातार 18 मंथ में 3 बार ये प्रेसिडेंट जो है बदले जा चुके हैं, जबकि वियतनाम एक स्टैटिक, कहने को है एक स्थायी सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। टू लाम हैज़ बिकम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम इन लेस देन 18 months इन अ कंट्री दैट हैज़ अ रेपुटेशन फॉर इट्स स्टेबल पॉलिटिक्स। यानी कि स्थायी राजनीति के लिए वियतनाम जाना जाता है, लेकिन अभी 18 महीने के दौरान जैसा कि मैंने बताया कि लगातार 3 राष्ट्रपति परिवर्तित हुए हैं। तो टू लाम जो है ये थर्ड प्रेसिडेंट बने हैं इसी दौरान में। हो ची मिन जो है ये एक सिटी का नाम भी है, और हो ची मिन जो थे ये पहले राष्ट्रपति थे वियतनाम के, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड बिकेम प्रेसिडेंट, और जो कि 1945 से लेके 1969 तक राष्ट्रपति रहे थे। तो बिकेम प्रेसिडेंट इन 1945 आफ्टर वियतनाम इंडिपेंडेंस। ही हैड द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट, 24 साल का इनका टेन्योर रहा था, लॉन्गेस्ट टेन्योर, जो कि 1945 से उनकी मृत्यु तक 1969 तक जो है ये रहे थे। वो वांग थुआंग जो है ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं, 1 साल 19 दिन के लिए इन्होंने सबसे कम समय के लिए ये वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो वान थुआंग, जो कि 2023-24 में रहे थे, हाल ही में ऐसा हुआ है। उसके बाद आते हैं इफ़ इट काउंटिंग इंटरिम पीपुल हैं, प्रेसिडेंट विद द लॉन्गेस्ट इंटरिम टर्म। अगर हम केवल इंटरिम टर्म को देखें, अगर अंतरिम राष्ट्रपति का पद देखें तो वहाँ पर जो है न्यूगेन हू हो, ये जो है पिछले 1 साल और 96 दिन का इनका टेन्योर रहा है। ये अंतिम राष्ट्रपति के दौर में रहा है। परंतु अगर हम राष्ट्रपति के दौर में देखें तो राष्ट्रपतियों में सबसे ज़्यादा जो टेन्योर रहा है वो 1945 से 1969 के बीच में हो ची मिन रहा है, हो ची मिन का रहा है। और इस समय जो है ये टू लाम जो हैं ये राष्ट्रपति वहाँ के बनाए गए हैं वियतनाम के, ठीक है। और वियतनाम की राजधानी जो है वो है क्या, हनोई। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सीवियर हीट वेव ग्रिप्स राजस्थान, बाड़मेर रिमेन्स हॉटेस्ट एट 48 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इस समय जो है बहुत जो है लू चल रही है, और ये जो गर्म हवा है, ये गर्म हवा ना कि भारत बल्कि पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी देशों को भी ये नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान का टेम्परेचर ज़्यादातर सिटीज़ का जो है 50 से ऊपर चला गया है। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको बंद कर दिया गया है। सरकारी संस्थानों पर भी विशेष प्रावधानों के तहत उस पर काम किया जा रहा है। और उसी प्रकार से भारत में भी बाड़मेर में या जैसलमेर में या जो इलाका थार मरुस्थल के पास पड़ता है राजस्थान का, वहाँ पर टेम्परेचर 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले समय में ये 50 से ऊपर जा सकता है जैसा कि अनुमान है। और चूंकि पहले से ही पाकिस्तान 50 सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच चुका है वहाँ का तापमान, तो उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो सीवियर हीट वेव का मतलब यही है कि गर्म हवा, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द राजस्थान रिमेन इन द ग्रिप ऑफ सीवियर हीट वेव्स टुडे। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है
बहुत से प्लेसेस में स्टेट्स के 1 से 2 डिग्री बढ़ा है पिछले दिन से। बाड़मेर जो है उसको हॉटेस्ट प्लेस घोषित किया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वहाँ पर 48 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा डे टेम्परेचर जो है, दिन का तापमान जो है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड एट फलौदी शुरू में भी, ये फलौदी में 47 डिग्री टेम्परेचर ये जैसलमेर और फलौदी में ये रिकॉर्ड किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। 16th मीटिंग ऑफ इंडिया यूके ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 16वीं भारत और यूनाइटेड किंगडम की जो मीटिंग होने जा रही है, एक तरह से आतंकवाद को किस तरीके से जो है उसको रोका जा सके और किस तरीके से वो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, एक तरह से एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो कि इस पर आतंकवाद के प्रसार को रोक सके। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने काउंटर टेररिज्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं का नाम है के.डी. देवाल। तो के.डी. देवाल जो है, इन्होंने काउंटर टेररिज्म पर एक वार्ता की है, और वार्ता की है सेम पद के, उसी पद में जो यूके के इनके जो कह सकते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। तो काउंटर टेररिज्म नेटवर्क और एशिया और ओशिनिया कहने का मतलब ये है कि जो कंट्रीज़ जो है हिंद महासागर के आसपास की कंट्रीज़ हैं, या उनको ओशिनिया ग्रुप की कंट्रीज़ कहा जाता है। तो ओशिनिया और एशिया में आने वाले जो भी देश हैं, उनमें किस तरह से आतंकवाद को कम किया जा सके, उस पर जो है एक मीटिंग की गई है। भारत के जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, और साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के चेरिस फेल्टन हैं। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशंस आया है यहाँ पर, उसके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं चेरिस फेल्टन। तो चेरिस फेल्टन के साथ में डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग हुई है, जो कि टेररिज्म को किस तरह से काउंटर किया जा सके, किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सके। ड्यूरिंग दिस मीटिंग दे डिस्कस्ड द ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो इसमें टेररिज्म को काउंटर किया जा सके, टेररिज्म को जिस तरह से आतंकवाद को जो है उसको घटाया जा सके, उसको कम किया जा सके, उसको किस तरीके से जो है उसका खात्मा किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। इसलिए जो है इन दो देशों के विदेश मंत्री की मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में जो निर्णय लिए गए, जो डिस्कशन हुआ, वो इसी पर हुआ। दोनों ही कंट्री ने ये माना है कि नीड टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। दोनों कंट्रीज़ को ये ज़रूरत है कि जो भी जो हमारे वैश्विक कह सकते हैं जो एक दूसरे के प्रति जो कोऑपरेशन है, यानी समझौता है, या कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति जो भी हमारा जो वैश्विक संबंध है, वो संबंध और भी प्रगाढ़ होना चाहिए, और उसको प्रगाढ़ बनाने के लिए ये मीटिंग की गई, जो कि टेररिज्म को कॉम्बैट करेगी और कॉम्प्रिहेंसिव है ना, व्यापक प्रसार के लिए भी और सस्टेन मैनर के लिए तौर पर ये बोला गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024। साइबर सुरक्षा 2024 ये एक्सरसाइज अभी चल रही है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान ने ये नीड ऑफ स्ट्रेंथ इंडियाज़ साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज़, उन्होंने बताया है कि हमें मजबूत बनाना है। जो भी यहाँ पे इंडिया में जो भी साइबर सिक्योरिटीज़ हैं, उनको उसकी या फिर साइबर सिक्योरिटीज़ की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको जो है किस प्रकार से उसको और भी मजबूत बनाया जाए, उसको लेकर के ये साइबर सुरक्षा 2024 ये सम्मेलन जो है, ये या फिर ये एक तरह से डे के दिन ये मीटिंग की गई बाकी अन्य स्टाफ के साथ में। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ, डॉक्टर जनरल चौहान ने अटेंड किया इसको, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 को, जो कि नई दिल्ली में हो रही है। इस प्रोग्राम में क्या है, ही एम्फेसाइज इंटीग्रेशन एमंग ऑल द स्टेक होल्डर, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी संस्थान हैं, या जितने भी वो जो कह सकते हैं व्यापारिक संस्थान हो गए, या फिर औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को जो है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की इंडस्ट्री हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र की इंडस्ट्रीज़ हो, या फिर कुछ संस्थान जैसे
जो बैंकिंग संस्थान हैं, जो नॉन बैंकिंग संस्थान हैं, NBFCs हैं, LICs हैं, तो इन सभी को लेकर के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इन सभी ये सभी जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं। इनको जो है पूरी तरह से ऐसा हमको प्रदान करना है कि यही साइबर सिक्योरिटी प्रदान करनी है कि जिससे कि जो है साइबर से कोई भी क्राइम ना हो सके या फिर किसी की वेबसाइट को हैक ना किया जा सके, किसी के डाटा को जो है एक तरह से लीक ना किया जा सके। तो साइबर डिफेंस मिनिस्ट्री इज इनिशिएटिंग टू फॉस्टर द कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट टू टैकल इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स। तो जो भी साइबर थ्रेट्स हैं, जो भी कह सकते हैं कि इसमें साइबर थ्रेट्स जो भी हैं उसको कैसे हम लोग को डिफ्यूज़ करना है, ख़त्म करना है। डिफेंस मिनिस्ट्री सेड द कॉम्प्रिहेंसिव साइबर डिफेंस एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बाय डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा ये कंडक्ट की जा रही है। 20 से 24 मई के बीच में अभी ये इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है, साइबर सुरक्षा 2024 को। इट एम्स टू फर्दर डेवलपमेंट, ये इसका एम जो है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, it aims to further development of cyber defense capacity to all cyber security organizations। तो साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना है, सिनर्जी एमंगस्ट ऑल स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर जैसा कि मैंने बताया कि सेना के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ या फिर जो भी व्यक्ति जो यूज़ करता है इंटरनेट का, तो उसकी या वेबसाइट्स को लेकर के है या फिर जो भी डाटा को लेकर के है कि जितने भी जो डाटा हैं गवर्नमेंट के पास या संस्थानों के पास आर्थिक सामाजिक रूप से जो भी डाटा या उसके व्यक्तिगत डाटा हैं किसी व्यक्ति के, तो उनको लीक ना किया जा सके। तो वो जो है एक तरह से साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है और इसको हमें बढ़ावा देना है ताकि इसका जो है सही तरह से साइबर का या फिर इंटरनेट का जो है प्रयोग किया जा सके। The exercise also focuses on enhancing collaboration and integration among participants from various military and prominent national organization। यहाँ पे जो भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे RBI वैसे वित्तीय संस्थाओं को ले लें या फिर वित्तीय के साथ सेबी हो गया, मिलिट्री संस्थाएं हैं जैसे मिलिट्री में जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे CRPF है, BSF है या फिर ITBP, असम राइफल्स, तो NSG, ये सभी जगह के जो संस्थान हैं और जो भी संस्थान जो आर्थिक के साथ साथ अन्य जो NGO हैं जो वहाँ पर जो है कुछ डाटा की ज़रूरत पड़ती है या फिर आधार की जो संस्था है जो कि आधार को जनरेट करती है, सभी ऐसे स्टेक होल्डर्स को ये यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में मौका दिया गया था कि वो इस तरफ से यहाँ पर ये साइबर सुरक्षा 2024 को जो है कि में सम्मेलन में अपनी हिस्सेदारी लें, ठीक है ना, अपना जो है सहयोग दें और सम्मेलन जो है उसमें आएँ। तो इसके बाद जो है यहाँ तक ये टोटल न्यूज़ हो चुकी हैं। अब ये लास्ट न्यूज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था, ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्या हुआ था कि क्रैश हो गया था, वो उतर नहीं पाया था और क्रैश होने के बाद में वहाँ पर जो है तेहरान में उनकी अंत्येष्टि के समय में ये गए हुए हैं और ड्यूरिंग दिस विजिट मिस्टर धनकर विल अटेंड द ऑफिशियल सेरेमनी। तो ऑफिशियल सेरेमनी जो हो रही है टू पे द कंडोलेंस ऑन द डैमेज द ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी। तो डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और साथ में उस हेलीकॉप्टर में एक जन और मौजूद थे जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, जो कि डॉक्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ये फॉरेन मिनिस्टर थे। इन दोनों लोगों की वहाँ पे जो है कि इस घटना के तहत जो है इनका देहांत हो गया और हू वर किल्ड इन अ हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ उसमें ये मारे गए और हेलीकॉप्टर क्रैश में 19 ऑफ द मंथ यानी 19 तारीख को इनको ये जो है इनका ये पुष्टि कर दी गई कि इनका देहांत हो चुका है हेलीकॉप्टर क्रैश में। उसी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए
जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं। अब इनके बाद जो है किसे बनाया गया है, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मोखबर, इनको जो है पहला वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। उनके बाद 69 ईयर के हैं, विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी इन इंटरिम कैपेसिटी, तो इंटरिम अंतरिम सरकार के लिए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। मोखबर जो हैं ये सीजन पॉलिटिकल फिगर रहे हैं, क्लोज टू द सुप्रीम लीडर अली खमीनी, जो अभी जिनका देहांत हो गया है अली खमीनी जी का, उनके बाद ये मोखबर जो है ये आके राष्ट्रपति नामित किए गए हैं। हैज़ द हिस्ट्री ऑफ द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस विद इन द रिजाइम, तो ये करीबी रहे थे इनके खमीनी जी के। तो ही फॉर्मली हेडेड द सिताद को इन्होंने पहले हेडेड कर चुके हैं। पावरफुल स्टेट ओन फाउंडेशन है सिताद, और होल्ड्स एडवांसमेंट डिग्रीज इन द इंटरनेशनल लॉ एंड मैनेजमेंट, तो इनके पास जो है क्षमता भी है कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं इनके पास ऐसी जो है डिग्रीज़ हैं, ऐसे जो प्रमाण पत्र हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और साथ साथ जो है उसके प्रबंधन में सहायक होते हैं। तो ये जो है आज की करंट अफेयर्स थी जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है नेक्स्ट डे की 24 मई की जो है इवनिंग में उसको बताया जाएगा। तो इस प्रकार जो है बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आप ऑरा स्टडी का फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज़ करूँगा और देखिए गूगल पे जाइए, aurastudy.com यहाँ डाल दीजिए, ऑरा स्टडी.com, यहाँ से ये आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। और वेबसाइट खुलने के बाद जो आपको ऊपर तरफ ले जाएंगे जब हम, एक मिनट, हाँ, ऊपर की तरफ ले जाएंगे जब हम इसमें, तो ये लाइव कोर्सेज़ को दिखाएगी। अब यहाँ पे PCS और RO की एग्ज़ाम की 2024 की ये क्लासेस दिखाई जा रही है, 9 क्लासेस, ठीक है। ये यहाँ पर जाने के बाद आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लासेस खुल के आ जाएंगी और उसको कोर्स को परचेज़ करना होगा। जिन लोग को कोर्स नहीं परचेज़ करना है तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में उनको एक एक्टिवेशन की दे दी जाती है जिससे कि वो इस कोर्स को खोल सकते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, वीडियो कोर्सेज़ हैं, ये क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए एनिमेटेड वीडियो कोर्सेज़ हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे वो 12th क्लास में मैथमेटिक्स हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो, या फिर कह सकते हैं कोई फिजिक्स का चैप्टर हो या केमिस्ट्री का हो, काइनेटिक्स, जो भी कह सकते हैं। तो ये उसके साथ साथ जो है इतिहास, भूगोल, ये सभी के एनिमेटेड वीडियोज़ डले हुए हैं और इनका प्राइस जो है 200 रुपये है, ठीक है। पर जैसे ये इकोनॉमिक्स के एनिमेटेड वीडियोज़ हैं तो इसको जो है ये क्लास 11th में कॉमर्स के को लेकर के है। अब इसको ऐसे हमने खोल दिया तो ये सारे इसके चैप्टर्स आ गए, ये सारे चैप्टर्स आ गए और ये चैप्टर्स क्लोज हैं। केवल एक ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक ये खुला हुआ है आपके लिए, केवल इसको एक तरह से डेमो के लिए खोल रखा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, पीछे जाते हैं, अब नीचे आएंगे और देखिए 4 वीडियो कोर्स, क्विज़िज़ 25 और टेस्ट सीरीज़ 41। ये टेस्ट सीरीज़ 41 कहने का मतलब है कि ये जो टेस्ट सीरीज़ जो है वो 41 टेस्ट सीरीज़ दे रखी हुई हैं। तो ये सारे वीडियोस जो हैं ये आ गए। क्विज़िज़ में आपको CBSE 9th के दे रखे हैं, 11th के दे रखे हैं, और भी क्विज़िज़ में आपको मिल जाएंगे। एक बार फिर से चलते हैं पीछे की तरफ, तो ये सारी टेस्ट सीरीज़ ये दे रखी है, ठीक है। ऑल इंडिया पे आते हैं, ये स्कूल लेवल है ऑल इंडिया का। यहाँ पे स्कूल लेवल के सारे NCERTs के सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल, NCERT, CBSE, ICSE बोर्ड या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या जो भी स्कूल हैं उनके नोट्स दे रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ बैक आते हैं हम, यहाँ पर
1 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट दे रखे हैं। लाइव कोर्स ये हमारा हो गया, और उसके बाद में वीडियो कोर्सेज हो गए, वीडियो टेस्ट सीरीज़। ये देखिए टेस्ट सीरीज़ हैं। ये टेस्ट सीरीज़ डिफरेंट एग्ज़ाम्स को लेते हैं। यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ है। सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये है कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स या पर्टिकुलर जीके, उसकी आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। टॉपिक वाइज भी आपको जो है, मान लीजिए कोई टॉपिक है, उसको रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर हैं उनके टेस्ट हैं और टेस्ट हैं, और ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स के भी टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। उसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं, डेली अपडेट्स में ये करंट अफेयर्स है और डेली न्यूज़ है। करंट अफेयर्स अगर कंटिन्यू रीडिंग करेंगे तो इस तरह से ये करंट अफेयर खुल जाएगा, और करंट अफेयर्स में ये डेली 23 मई का ये करंट अफेयर्स ये जो है, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये 23 मई का करंट अफेयर ये हमें मिल जाता है। इस तरीके से ये करंट अफेयर्स है आज का, ठीक है। उसके बाद में नीचे आते हैं, बैक आते हैं, तो इस तरीके से इस वेबसाइट का आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी तरह से इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं, और इस वेबसाइट के थ्रू आप कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं। यूपीएससी से लेकर के बैंकिंग एग्जामिनेशन या फिर कोई और एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स हैं, या फिर नोट्स हैं, या फिर कह सकते हैं टेस्ट सीरीज़ हैं, उनको आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है aurastudy.com के बाद में aurastudy.in। यहाँ पर जो है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो है डेली करंट अफेयर्स की वन लाइनर्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आप रीड मोर करेंगे और यहाँ से आपको ये पॉपअप ये आता रहेगा जब तक आप साइन इन नहीं करेंगे। तो ये आपको यहाँ से देखिए सारी ये करंट अफेयर्स की ये वन लाइनर्स दिख गई। उसके बाद में नीचे आएंगे, साइड बार देखेंगे। साइड बार में यहाँ पे साइड में ये एडिटोरियल्स दिए हुए हैं। उसके बाद डेली असाइनमेंट है। डेली असाइनमेंट में आपको एक पीडीएफ है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं एक पेज में, और करंट अफेयर्स का भी एमसीक्यू गिवन है। तो वहाँ से आप लोग जो है डेली असाइनमेंट जो है ये यहाँ तक 21 मई तक जो है डेली असाइनमेंट ये अभी तक मैंने प्रोवाइड किया है। 22 मई और 23 मई का मैं अभी प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद में पीछे जाएंगे, इसमें बैक जाएंगे, ठीक है, तो बैक जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या है, हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पे करंट अफेयर टेस्ट है, इंडियन हिस्ट्री टेस्ट है, ज्योग्राफी टेस्ट, पॉलिटी टेस्ट। कोई भी टेस्ट खोलेंगे इस तरीके से टेस्ट खुल के आ जाएगा, और इसमें भी आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे टेस्ट 2 हम खोलेंगे तो टेस्ट 2 में स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन अप करना ज़रूरी होगा। तो ये देखिए 4 ऑप्शन आ गए, और इस तरीके से ये है, इस तरीके से यह जो है आप लोग इसको हल कर पाएंगे और अपनी को पता पाएंगे कि हम कितने हमारा प्रिपरेशन अच्छी, ठीक है। इसके बाद में जो है हमारा ऑरा स्टडी, अगर आप इकट्ठा डालेंगे, एक साथ डालेंगे ऑरा स्टडी, तो ऐप है हमारा ऑरा स्टडी ऐप। तो अगर आप यहाँ पर ऑरा स्टडी, इसमें स्पेस नहीं देना है, और ये आप गूगल प्ले स्टोर पे डालेंगे तो आपको एक ऐप मिल जाएगा यही, और उस ऐप में भी वो सारी चीज़ें होंगी जो इस वेबसाइट में और aurastudy.com में गिवन है। तो ये गूगल प्ले स्टोर से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी सीट्स आपको दी जा रही हैं, डेली असाइनमेंट दिया जा रहा है, उनमें नीचे में हमारे जितने भी लिंक्स हैं, सोशल मीडिया लिंक्स, वो भी गिवन हैं। वहाँ से आप उन लिंक्स के तहत आप लोग फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से, यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट करंट अफेयर्स को लेकर मैं फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।